हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे। कार्बनिक रसायन वाले चैप्टर में कार्बनिक यौगिकों के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। अब आज हम लोग को देखना है कि जो कार्बनिक यौगिक रहते हैं उनका नामकरण, उनका नाम कैसे लिखा जाता है, उनका नामकरण कैसे करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है, उनको जो संरचना उसमें पाया जाता है ना कार्बनिक यौगिक में, उसी संरचना के आधार पर उनका नामकरण करते हैं। तो संरचना के आधार पर जो नामकरण है उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, नामकरण के कुछ पद्धतियाँ दी गई हैं जिनके आधार पर उनका नामकरण करते हैं। तो पहला जो पद्धति है वो है सामान्य या फिर परंपरागत पद्धति। तो सामान्य पद्धति को रूढ़ तंत्र भी कहा जाता है। जैसे कि किसी भी यौगिक को पहले जहाँ से खोजा जाता था, जहाँ से उसको प्राप्त किया जाता था, उसी के नाम के आधार पे उसका नाम रख दिया जाता था। तो ये जो पद्धति है परंपरागत पद्धति है, जो पहले चलती थी, माने जहाँ से कोई चीज़ मिला उसी चीज़ के नाम पे उसका नाम रख देते थे। जैसे कि जो विनेगर से जो अम्ल प्राप्त होता था, विनेगर को एसिटम भी कहा जाता है। तो विनेगर से जो अम्ल प्राप्त हुआ उसको एसिटिक अम्ल नाम दे दिया गया, क्योंकि विनेगर को एसिटम कहा जाता था। इसी प्रकार जो लकड़ी के भंजक आसवन से एक एल्कोहल प्राप्त हुआ, तो उस एल्कोहल को मेथिल एल्कोहल नाम दे दिया गया। और ऑक्जेलिस नामक जो पौधा था, वहाँ से जो अम्ल प्राप्त हुआ उसको ऑक्जेलिक अम्ल नाम दे दिया गया। और जो सिट्रस के पौधे से जो अम्ल प्राप्त हुआ उसको सिट्रिक अम्ल नाम दिया गया। तो ये सभी सामान्य या फिर परंपरागत पद्धति के अंतर्गत आते हैं नामकरण में। उसके बाद जो मेथेन गैस है CH4, उसमें मार्स गैस के नाम से भी उसको जाना जाता है। माने जहाँ पे दलदल रहता है, दलदली वाले जगह पे वह गैस पाई जाती है, तो दलदल को मार्स बोलते हैं, दलदली वाले जगह को। तो उसी मार्स के नाम पे उसको मेथेन नाम दिया गया था। तो ये हो गई सामान्य पद्धति। उसके बाद एक और पद्धति आती है साधारण या फिर रूढ़ पद्धति। तो साधारण या रूढ़ पद्धति में क्या देखते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक है इनका नामकरण की सबसे पुरानी पद्धति है साधारण या फिर रूढ़ पद्धति। इसमें कार्बनिक यौगिकों का नाम जैविक स्रोतों के आधार पर रखा जाता था, अभी हम लोग देखे वही है। उसके बाद इसमें जैसे कि मेथेन को क्या बोला जाता था, मार्स गैस। मेथिल एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट के नाम से जाना जाता था। और जो एथेनॉल है उसको फार्मिक अम्ल के नाम से जाना जाता था। तो इन सभी नाम को साधारण या रूढ़ पद्धति के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा जो पद्धति है जिसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है नामकरण के लिए, वो है हमारा IUPAC पद्धति। IUPAC, I का मतलब है इंटरनेशनल, U से है यूनियन, P से प्योर, A से एप्लाइड और C से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इसके आधार पर केमिस्ट्री में जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका नामकरण किया जाता है। तो इसमें सन 1892 में जेनेवा के जो रसायन पढ़ाने वाले जो रसायन शास्त्री थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था सन 1892 में। वहाँ पे जेनेवा प्रणाली के नाम से भी इस प्रणाली को जाना जाता है। और सन 1930 में उसी जेनेवा प्रणाली को संशोधित किया गया और उसका नाम IUC प्रणाली रखा गया। उसके बाद उसमें फिर संशोधन हुआ सन 1957 में और उसको IUPAC पद्धति के नाम से पूर्ण रूप से प्रचलित किया गया। और उसी के आधार पर आजकल नामकरण किया जाता है कार्बनिक यौगिकों का और रसायन में जितने भी यौगिक हैं उनका। तो जो IUPAC पद्धति है उसका नियम देखते हैं। तो सबसे पहले एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। माने कि कोई यौगिक लेंगे तो सबसे लंबी श्रृंखला वाले चयन का चुनाव करते हैं। उसके बाद उस चयन में क्या करते हैं, जितना तो भी कार्बन रहता है ना,
उसको 1 2 3 4 करके नंबरिंग किया जाता है। जब नंबरिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि कोई अगर ब्रांच उपस्थित है वहाँ पे तो उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, इस हिसाब से वहाँ पे नंबरिंग किया जाता है। उसके बाद अगर 2 या 3 ठो नाम एक साथ लिखना रहता है तो उसमें क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट के आधार पर देखते हैं कि किसका नाम अल्फ़ाबेट के अनुसार अरेंज करने पे पहला आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो नाम आएगा उसको उसके बाद में लिखा जाता है। इस प्रकार से उसमें जब दो ठो सेम ग्रुप उपस्थित रहता है तो वहाँ पे उसके लिए डाई शब्द उपयोग करते हैं। 3 ठो सेम ग्रुप रहेगा तो उसके लिए ट्राई शब्द उपयोग करेंगे। इस प्रकार से और कोई जो क्रियात्मक समूह उसमें उपस्थित है जैसे कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, अम्ल, तो उनका नाम भी लिखा जाता है। साथ में साथ वहाँ पर जो डबल बंद अगर उपस्थित है तो उसके लिए भी एक नाम लिखते हैं, ट्रिपल बंद उपस्थित है तो उसके लिए भी नाम लिखा जाता है। तो इस प्रकार से IUPAC पद्धति के अनुसार वहाँ पे नामकरण करते हैं। तो पहला जो है एलिफेटिक यौगिकों का नामकरण, जैसे एलिफेटिक यौगिकों में एक ठो कार्बन रहेगा तो उसको मेथेन शब्द से लिखा जाता है, माने मेथेन लिखते हैं। उसमें 2 ठो कार्बन रहेगा तो एथेन, 3 वाले को प्रोपेन, 4 वाले को ब्यूटेन, 5 वाले को पेंटेन। इसी प्रकार से कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है तो क्या क्या नाम देना है इसको बुक में दिया हुआ है टेबल में, इसको आप लोग देख लेना। और 13 नंबर तक यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब कार्बन की संख्या 13 ठो रहती है तो उसको ट्राइडेक करके लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा है कि मेथेन एथेन जो लिखते हैं उसके बाद उसमें क्या करना रहता है, लास्ट में प्रत्यय शब्द जोड़ना रहता है। जैसे मेथेन के लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो जो अगर एकल बंद वाला है तो मेथेन बोलेंगे, एन आएगा लास्ट में, और डबल बंद वाला है तो लास्ट में इन आता है, जैसे कि एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। इस प्रकार से अगर ट्रिपल बंद वाला कोई चीज है तो लास्ट में आइन आएगा, जैसे कि एल्काइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। इस प्रकार से उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है जैसे कि एल्कोहल उपस्थित है तो एल्कोहल के लिए लास्ट में आल शब्द जोड़ेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है तो अल शब्द जुड़ता है, और कीटोन ग्रुप उपस्थित है तो लास्ट में ओन शब्द जोड़ा जाता है। इसी प्रकार कोई अम्ल ग्रुप उपस्थित है जैसे कि COOH तो वहाँ पे क्या करेंगे, ओइक अम्ल लिखा जाता है। इन सब को बुक में टेबल बना करके दिया हुआ है, उसको साथ में देखते हुए चलना है तभी समझ में आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि जो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल भी हो सकता है तो उसको भी देख करके उसका नाम लिखना है। उसके बाद देखते हैं आगे कि जो कहीं पर अगर बंद वाला स्ट्रक्चर है जैसे कि CH3 CH2OH, यह एथिल एल्कोहल, तो ये एथिल है और यह एल्कोहल, तो इसका नाम लिखेंगे तो सामान्य नाम में एथिल एल्कोहल बोल देंगे और IUPAC नाम में 1 2 नंबरिंग किए हैं 1 और 2। तो 1 पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 एथेनॉल। एथेनॉल आल एल्कोहल है तो आल आएगा लास्ट में, और ये एथेन से बना है तो एथेन, और लास्ट में आल आएगा तो आल, और 1 पोजीशन पे OH ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 एथेनॉल इसका नाम होगा। तो ये खुली श्रृंखला वाला है। इसी प्रकार से कोई इस प्रकार से साइक्लिक वाला आता है, कोई बंद श्रृंखला वाला शब्द आता है तो इसके लिए साइक्लो शब्द उपयोग करते हैं क्योंकि ये चक्र बनाते हैं, बंद चक्र कार्बन का। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये सब में कार्बन है, तो जब बंद चक्र बनाएंगे तो इसके लिए साइक्लो शब्द उपयोग करते हैं।
अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 5 ठो कार्बन है तो इसको साइक्लोपेंटा बोलेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 ठो कार्बन है तो इसको साइक्लोहेक्सा बोलेंगे। इस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं। और यहाँ पे जो कोना कोना दिख रहा है ये हर कोने में कार्बन उपस्थित रहता है, इसलिए यहाँ पे कार्बन कार्बन लिखा गया है। उसके बाद इसमें आगे दिया हुआ है कि कोई सा भी ग्रुप रहेगा, जैसे कि फ्लोरीन है तो उसके लिए फ्लोरो शब्द लिखेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमीन रहता है तो ब्रोमो, नाइट्रो ग्रुप रहता है NO2 तो उसके लिए नाइट्रो, और OR ग्रुप रहेगा तो उसके लिए एल्काक्सी समूह जोड़ा जाता है। जैसे कि OR है तो R को एल्किल ग्रुप बोलते हैं और O है ऑक्सीजन तो OR को एल्काक्सी ग्रुप कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें नामकरण किया जाता है किसी भी कार्बनिक यौगिक का। उसके बाद आता है कि सजातीय श्रेणियों में नामकरण। तो सजातीय श्रेणी के बारे में कल हम लोग पढ़े थे, आज उसमें देखेंगे कि कोई सा भी जो सजातीय श्रेणी है उसका नामकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एल्केन का। तो जो एल्केन का नामकरण है उसमें जैसे ये है CH3 CH2 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 और CH3, इसमें 1 2 3 4 5 ठो कार्बन है। तो सबसे पहले सीधी श्रृंखला का चयन करेंगे, उसके बाद इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 ठो कार्बन है तो 5 वाले को बोलते हैं पेंटेन, और ये सीधी सीधी श्रृंखला है तो इसको नॉर्मल पेंटेन के नाम से लिखेंगे। और ये एल्केन है माने कि इसमें डबल बंध उपस्थित नहीं है, केवल एकल बंध है तो लास्ट में एन शब्द आता है। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो पेन टेन, इस प्रकार से एन शब्द आएगा तो ये हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। इसी प्रकार से अगर इसमें एक हाइड्रोजन हट जाएगा और इसकी जगह पे एक मेथिल ग्रुप आ जाता है इस प्रकार से, तो ये जो नंबरिंग किए हैं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको 4 नंबर मिल रहा था नंबरिंग में, और जब मेथिल ग्रुप आ जाता है तो इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, उस प्रकार से नंबरिंग करेंगे। जैसे 1 2 3 4 और 5, तो इसको दूसरा नंबर मिला तो 4 पहले मिला था अभी 2 मिला है तो 2 4 से छोटा है इसलिए इसको 2 नंबर देंगे और यह हो जाएगा 2 मेथिल। यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप जुड़ जाएगा। ये दूसरे नंबर पे 2 नंबर पे मेथिल ग्रुप है तो यहाँ पे 2 मेथिल और इसके बाद आएगा पेंटेन, तो इसके नाम में 2 मेथिल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से नामकरण किया जाता है एल्केनों का। और जहाँ पे क्या रहता है शाखा जुड़ा रहेगा इस प्रकार से, तो शाखा के लिए भी उसका संख्या और उसके पोजीशन को देख करके उसका नामकरण करते हैं। तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग और एग्जाम्पल देख सकते हो। उसके बाद दूसरा आता है एल्किन का नामकरण। तो जैसे इसमें क्या था CH3, उसके बाद आएगा C डबल बॉन्ड CH2 CH, इस प्रकार से है। तो इसमें डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो इसका भी नामकरण जब करेंगे तो इसको भी 1 2 करके नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग जब करेंगे ना तो डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, उस प्रकार से करते हैं। तो इधर से अगर करेंगे 1 2 3 तो इसको 3 नंबर मिल रहा है, और इधर से करेंगे 1 2 3 तो इसको 1 नंबर मिला। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 और 1 2 3, 3 वाले को प्रोपेन बोलते हैं तो प्रोप आएगा, और डबल बॉन्ड के लिए इन शब्द आता है तो प्रोपिन शब्द आएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपिन। इस प्रकार से इसका नामकरण करेंगे। अगर इसमें इसके एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और यहाँ पे मेथिल ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये
जाएगा 2 मेथिल 1 प्रोपिन। दूसरे पे मेथिल है, फिर 1 पे डबल बंध है, तो 2 मेथिल 1 प्रोपिन इसका नाम होगा। तो इस प्रकार से डबल बंध वाले का नामकरण किया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि एल्काइन। एल्काइन में क्या होगा, 3 ठो बंध पाया जाता है। तो जहां पर ट्रिपल बंध रहेगा उसका नाम क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 यह है, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये हमारा एसिटिलीन बोला जाता है इसको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH को। तो इस एसिटिलीन के इस हाइड्रोजन की जगह इसमें मेथिल है और इस हाइड्रोजन की जगह भी इसमें मेथिल है, बाकी सब सेम है कार्बन। तो जब इसका नामकरण किया जाता है तो क्या करेंगे, इसमें इसको भी नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 ये भी सेम है, 1 2 3 4। तो इधर भी ट्रिपल बंध को 2 नंबर मिल रहा है, इधर भी ट्रिपल बंध को 2 नंबर, तो कहीं से भी इसको नंबरिंग कर सकते हैं। इसका जब नाम लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा, कितना ठो कार्बन है, 4 ठो। तो 4 ठो के लिए ब्यूट शब्द आता है, और दूसरे पोजीशन पर डबल बंध है तो ब्यूट 2, और ट्रिपल बंध है तो आइन आएगा लास्ट में, तो ब्यूट 2 आइन इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका यूपीएससी नाम किया जाता है। अब इसमें देखते हैं कि इस मेथिल के CH2 और यहाँ पे क्या आ जाता है, CH3 ग्रुप आ जाता है अगर, तो इसका नंबरिंग कहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से 1 2 ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये 5। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ये 5 ठो है तो पेंट आएगा, और तीसरे पोजीशन पे है तो पेंट 3 आइन। इस प्रकार अगर लिखेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि डबल बंध को 3 नंबर मिल रहा है। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 डबल बंध को 2 नंबर मिलेगा, तो नंबरिंग क्या हो जाएगा, उधर से करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा पेंट 2 आइन, तब ये सही होगा। तो इस प्रकार से इसका भी नामकरण किया जाता है। उसके बाद कहीं पे अगर साइकिल उपस्थित है, बंद साइकिल बनाया हुआ है, तो उसके नामकरण में साइक्लो शब्द जोड़ते हैं, और 6 ठो कार्बन वाला है तो हेक्सा लिखेंगे, जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, इस प्रकार से उसका नामकरण किया जाता है। जब साइक्लोएल्किन, जब केवल एकल बंध वाला रहेगा ना, जैसे कि साइक्लिक भी है और एकल बंध है, तो उसको साइक्लोएल्केन बोलेंगे, जैसे एल्केन में होता है। जब साइक्लिक है और डबल बंध है, 2 ठो बंध है, तो उसको साइक्लोएल्किन बोलेंगे, माने इन आएगा डबल बंध के लिए। और साइक्लिक है और उसमें ट्रिपल बंध है तो उसको साइक्लो आइन करके लिखेंगे। तो यह हो गया उसमें। अब देखते हैं कि कहीं कहीं पे एक ही कार्बनिक यौगिक में 2 जगह पे डबल बंध लग जाता है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि 2 ठो डबल बंध है तो उसके लिए डाई इन लिखेंगे, 3 ठो डबल बंध है तो ट्राई इन करके उसका नामकरण किया जाता है। अगर 2 या 3 जगह पे ट्रिपल बंध आ जाता है तो वहाँ पे क्या करेंगे, डाई आइन, ट्रिपल बंध के लिए आइन, तो 2 ठो है तो डाई आइन, 3 ठो है तो ट्राई आइन, इस प्रकार से उसका नामकरण किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि बहुत सारे जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका कभी कभी व्युत्पन्न बन जाता है। जैसे मेथेन में क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन बाहर निकल के उसकी जगह पे कोई नया ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, तो जो ग्रुप उसमें आकर के जुड़ता है उसका नाम के साथ साथ उसका नामकरण लिखा जाता है। जैसे कि यह हमारा, जैसे मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, तो इसमें
हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और एक तो क्लोरीन आकर के जुड़ जाएगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से तो CH3 और एक क्लोरीन जुड़ेगा तो Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन से क्लोरोमेथेन। अगर इसके जगह पे ब्रोमीन आकर के जुड़ता है यहाँ पे ब्रोमीन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन। इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। अब अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें का 2 हाइड्रोजन बाहर निकल के इसमें क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाता है। तो ये 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो CH4 से CH2 हो जाएगा और Br2 यहाँ पे आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइब्रोमोमेथेन, या फिर क्लोरीन आएगा तो डाइक्लोरोमेथेन। इस प्रकार से इसका नाम होगा। अगर इसमें क्या होता है, 3 हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है यहाँ से और 3 यहाँ पे क्या आ जाता है, क्लोरीन ग्रुप आ जाता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CH4 से 3 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो CH बचेगा और 3 क्लोरीन आएगा तो Cl3। तो इसका नाम ट्राइक्लोरोमेथेन या फिर इसी को क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन रहेगा तो इसको ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे, आयोडीन रहेगा तो उसको आयोडोफॉर्म बोलेंगे। तो इस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं। अगर OH ग्रुप जुड़ा रहता है किसी कार्बनिक यौगिक में तो उसको एल्कोहल बोलेंगे। और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के बारे में तो आप लोग जानते हो कि जब क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा रहता है तो प्राथमिक एल्कोहल होता है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा रहता है तो द्वितीयक एल्कोहल, और प्राथमिक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। इसी प्रकार जब एक तो OH ग्रुप रहेगा तो मोनो कहलाएगा, मोनो एल्कोहल या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखो OH ग्रुप को हाइड्रॉक्सी ग्रुप बोला जाता है। तो केवल एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जब 2 OH ग्रुप रहता है तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और 3 OH ग्रुप रहेगा तो उसको ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो ईथर है उसका क्रियात्मक समूह होता है ROR। इसमें R का मतलब कोई सा भी एल्किल ग्रुप, यहाँ भी R का मतलब कोई सा भी एल्किल या एरिल ग्रुप हो सकता है, और दोनों के बीच में O रहता है तो इसको ईथर बोलते हैं। तो ईथर का भी नामकरण इसी प्रकार से करते हैं, डाई एल्किल ईथर, मेथिल एथिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। उसके बाद जब क्रियात्मक समूह के रूप में एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, CHO। CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। जब यह ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसके नाम के लास्ट में एल्डिहाइड शब्द जुड़ेगा, ठीक है। जब C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसके लास्ट में कीटोन शब्द आकर के जुड़ता है। इसी प्रकार से जब COOH ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसके लास्ट में ओइक अम्ल, ये अम्ल है तो ओइक अम्ल आकर के जुड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कि COCl ग्रुप अगर जुड़ा रहता है किसी कार्बनिक यौगिक में तो ये क्लोराइड है और CO को एसिड बोलते हैं। तो इसके नाम के लास्ट में क्या आ जाएगा, एसिड क्लोराइड आकर के जुड़ेगा। तो ये हो गया नामकरण। उसके बाद कहीं पे देखेंगे तो एनहाइड्राइड के रूप में भी लिखा जाता है, जैसे कि यह हमारा एक एसिडिक अम्ल और यह है दूसरा एसिडिक अम्ल। यहाँ का H और यहाँ का OH जब H2O बन के बाहर निकल जाएगा तो इससे क्या बनेगा, इससे H2O तो यहाँ से बाहर निकल गया। अब यहाँ का जो ये O है ना, ये बीच में आ जाता है यहाँ पे, और इस प्रकार से एक यौगिक बनाते हैं जो कि एनहाइड्राइड कहलाता है। तो इसका नाम जब रहेगा तो यौगिक के नाम के लास्ट में एनहाइड्राइड शब्द जोड़ा जाता है।
जब एमीन ग्रुप रहता है NH2 तो उसके लास्ट में एमीन शब्द जोड़ते हैं। जब एमीन क्या होता है NH2, ये एमीन है, और जब CONH2 रहता है तो ये होता है एमाइड। तो एमीन और एमाइड वाले भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि जब NH2 ग्रुप है ना तो ये प्राथमिक एमीन कहलाएगा 1 डिग्री। जब NH और 2 ठो बंद रहता है, यहाँ पे 1 ठो बंद रहेगा, इसमें 2 ठो बंद, तो ये 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। और जब N और 3 ठो बंद रहता है इधर, तो ये 3 डिग्री एमीन कहलाता है। तो यह हो गया एमीन का नामकरण। उसके बाद साइनाइड और आइसोसाइनाइड, नाइट्राइड और आइसोनाइट्राइड, इन सब का भी नामकरण IUPAC पद्धति के आधार पे कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे कि जो शाखा युक्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे ब्रांच देखे थे हम लोग, मेथिल ऊपर जुड़ा था किसी में नीचे आ जाता है, तो उस प्रकार से जो शाखा वाला है उसका नामकरण भी किया जाता है। तो शाखा वाला का जब नामकरण करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि 2 ठो शाखा है तो दोनों शाखा को ऐसा नंबरिंग करेंगे कि सबसे कम नंबर उनको मिलना चाहिए, इस आधार पे उसमें नामकरण किया जाता है। तो यह हो गया यहाँ से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कंप्लीट। इस नामकरण का बहुत सारा एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, उसको देख करके आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद अब नामकरण में एक और आता है कि 2 या 2 से अधिक ग्रुप है, जैसे एथिल भी है और मेथिल भी है। तो एथिल और मेथिल में अगर हम लोग अल्फाबेट में लिखेंगे इंग्लिश में, तो एथिल के लिए क्या आएगा, एथेन में आएगा E और मेथेन में आएगा मेथेन। तो अल्फाबेट में E पहले आता है और M बाद में आता है ABCD में, तो एथेन को पहले लिखेंगे और इसको दूसरे नंबर पे लिखेंगे। तो 2 नाम रहेगा, एथेन भी रहेगा मेथेन भी, तो पहले एथेन को लिखते हैं, बाद में मेथेन को लिखेंगे। उसी प्रकार से क्या आता है क्लोरो और ब्रोमो, तो ब्रोमो में B पहले आएगा, फिर क्लोरो का C बाद में आएगा, तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे और क्लोरो को बाद में लिखेंगे। इस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ पे इन सब को देख लेना, बुक में डिटेल से मिल जाएगा आप लोग को एग्जाम्पल सहित। उसके बाद एल्कीन और एल्काइन के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।